या कॉस्ट। आज हम प्रोडक्शन के अंतर्गत एक नए कॉन्सेप्ट कॉस्ट या लागतों को देखेंगे। लागतें क्या होती हैं और इसका प्रोडक्शन में क्या रोल है, प्रोडक्शन में इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और लागतें का कंसेप्ट जब तक हमको नहीं समझ में आएगा तब तक हम रेवेन्यू और प्रोडक्शन नहीं समझ सकते हैं। तो जब पूरे होल कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें लागतें जरूर समझना चाहिए। यदि प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें कॉस्ट जरूर पढ़ लेना चाहिए। और कॉस्ट हर एक वस्तु को बनाने में कुछ न कुछ लागतें आती हैं, तो वे लागतें कैसे कैलकुलेट होती हैं और किस तरह से हम लागतों के कंसेप्ट को, लागत के कॉस्ट के कंसेप्ट को हम कैसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में और उसको हम समझ सकते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और ये बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी में भी रखा गया है। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसे जरूर देखें और समझें, और ऐसे कंसेप्ट पे वीडियो बनाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको जरूर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो परिभाषा, डेफिनेशन इसमें देख लेंगे, और लागत फलन, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मौद्रिक लागतें क्या होती हैं, मनी कॉस्ट, वास्तविक लागत रियल कॉस्ट क्या होता है, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इनको हम वन बाय वन करके देखते चलेंगे। तो डेफिनेशन या परिभाषा क्या होता है, तो इसके बेसिक अर्थ को समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु बनाना है तो उसको बनाने में कुछ लागतें लगती हैं। कोई भी प्रोडक्शन जब उद्यमी करता है या कोई भी प्रोड्यूसर कुछ प्रोडक्शन करता है तो उसका मोटिव होता है कि वो कैसे प्रॉफिट को कमाए या कैसे अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाए, प्रॉफिट कमाए, इनकम बढ़ाए। कोई भी समाज सेवा के लिए प्रोडक्शन नहीं करता है। तो जैसे कोई मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है तो वो हमेशा अपने इनकम को कॉस्ट के ऊपर रखेगी, रेवेन्यू को हमेशा कॉस्ट के ऊपर रखेगी। कॉस्ट से ज्यादा रहेगी उसकी रेवेन्यू, तभी उसे प्रॉफिट आएगा। तो कॉस्ट किसी वस्तु को बनाने में लगने वाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जो खर्चा है वही कॉस्ट होता है उस वस्तु को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक टेबल बनाना है, और टेबल के लिए जो टेबल बनाना चाह रहा है प्रोड्यूसर, उसको पहले लकड़ी चाहिए, फिर लेबर चाहिए, फिर कारपेंटर चाहिए, है ना, कील चाहिए, लोहा चाहिए। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा करने में उसे पैसे लगेंगे। तो वो जो पैसा, जो उस वस्तु को निर्माण में जो पैसा या जो कष्ट उठाता है, खर्चा करता है, वो उस वस्तु को बनाने में लागत कहलाती है। तो इसको जैसे उत्पादन लागत से तात्पर्य उस लागत से है जो उत्पादक किसी उत्पाद के निर्माण या सेवा प्रदान करने हेतु उठाता है। लागत की अवधारणा किसी वस्तु के उत्पादन या सेवा की प्रदायगी में आने वाले सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। साथ ही उद्यमी को अपने निजी साधनों, पूंजी एवं स्वयं की योग्यता का पारिश्रमिक मूल्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सभी तरह के लागतों को शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि कोई उत्पादक यदि किसी वस्तु के उत्पादन को शुरू करता है, अपने एनर्जी को लगाता है, अपने पैसे को लगाता है, अपने समय को लगाता है, अपनी योग्यता को उसमें खर्च करता है, तो वो अपना भी उसमें पारिश्रमिक को ध्यान में रखता है। और इन सभी चीजों को मिला करके जितना उस वस्तु को बनाने में जो भी कॉस्ट आया, जो भी उसका खर्चा हुआ, जो भी उसका इन्वेस्ट हुआ, वो उस वस्तु की लागत कहलाएगी। जैसे ड्यू ने कहा है कि लागत वह क्षतिपूर्ति है जिसे उत्पादन के साधनों की इकाइयों तथा मुद्रा के रूप में पूंजी के मालिक को निश्चित रूप से प्राप्त होना चाहिए, यदि उन्हें इकाइयों को फर्म में निरंतर देना है। यदि उन साधनों को, लेबर है, पूंजी है, रॉ मटेरियल है, उन साधनों को उत्पादन में बनाए रखना है तो निश्चित रूप से उसे उतनी आय मिल जाना चाहिए जितना उस वस्तु को बनाने में उसे लागत आ रही है, जितना उसका खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो लागत वह पार्ट है उत्पादन का, वह भाग है जो किसी वस्तु के उत्पादन को संभव बनाने के लिए खर्चा करना होता है। उस उत्पादन को संभव करने के लिए या वास्तविकता में बदलने के लिए या भौतिक रूप में लाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ता है, जो भी व्यक्ति का व्यय होता है, वो उस वस्तु का लागत कहलाता है।
ठीक। अब लागत फलन क्या है? लागत फलन किसी उत्पादन क्रिया में लागत तथा उत्पादन की मात्रा के बीच के फलनात्मक संबंध को कहते हैं, लागत फलन कहते हैं। इस प्रकार लागत फलन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q, जहां पे C दिखाता है कॉस्ट को और Q दिखाता है आउटपुट या उत्पादन को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे C क्या है? C डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट निर्भर है? Q पे, यानी कि उत्पादन पे। कॉस्ट किस पे निर्भर है? उत्पादन पे, यानी कि आउटपुट जितना ही बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कॉस्ट बढ़ेगा। जितना ही उत्पादन बढ़ेगा उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि यदि 10 मेज बनाना है तो जो कॉस्ट आएगा, और यदि 20 मेज बनाना है तो जो कॉस्ट आएगा वो निश्चित रूप से ज्यादा होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि कॉस्ट और लेबर में, कॉस्ट और उत्पादन में सीधा संबंध है। यदि कि कॉस्ट यदि बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यदि बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, जितना ही ज्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज्यादा लागत बढ़ेगा। तो लागत उत्पादन पर निर्भर है और इसी को हम लागत फलन कहते हैं। अर्थात उत्पादन एवं लागत के बीच के जो संबंध है, फलनात्मक संबंध क्या है कि उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ना तय है, तो इसी को हम लागत फलन कहेंगे। ठीक है, अब लागत कौन कौन से होते हैं इसको थोड़ा सा बारीकी से यहाँ समझना होगा। पहला जैसे मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत या मनी कॉस्ट, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि मौद्रिक लागत मुद्रा के रूप में जो व्यक्त होता है, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर होता है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो, व्यय, एक्सपेंडिचर मीन्स व्यय, या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो, ये सभी को मिला करके जो भी मौद्रिक रूप में वो वहन करता है, कौन? उत्पादक, उद्यमी, साहसी या पूंजीपति, जो भी वो व्यय करता है, जो भी वहन करता है, वो मौद्रिक लागत कहलाता है मुद्रा के रूप में। जैसे वो लेबर लगाएगा तो लेबर को मजदूरी देगा, कॉस्ट रॉ मटेरियल लाएगा तो रॉ मटेरियल के लिए वो खर्चा देगा, खरीद करके लाएगा, तो वो सारी चीजें जो वहन करेगा वो मौद्रिक लागत में आएगा। तो इसको जैसा कि यहाँ पे दिया है, सामान्यतः मौद्रिक लागत से अभिप्राय उन सभी व्ययों से लगाया जाता है जो एक उत्पादक किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों को उस वस्तु के निर्माण के लिए पारितोषिक के रूप में देता है अथवा उस वस्तु के निर्माण में व्यय करता है। निम्नलिखित 3 तत्वों को मौद्रिक लागत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो उस वस्तु के निर्माण में जो भी व्यय करता है, वो मौद्रिक रूप में खर्चा करता है, वो सभी मौद्रिक लागत में हम समाहित करते हैं। और इसमें निम्नलिखित 3 तरह के मौद्रिक लागतों को हम मुख्य रूप से समाहित करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको और डेप्थ में, गहराई में चल के इसको समझते हैं। जैसे पहला है व्यक्त लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। व्यक्त लागतें, व्यक्त जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, एक्सप्लिसिट या व्यक्त यानी कि जाहिर है, जो लागतें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। वे ऐसी लागतें जो उत्पादन करने के लिए सीधा सीधा व्यय करना होता है। जैसे कच्चे माल लाए तो उसके लिए पैसा दिए, उत्पादन के जो साधन है जैसे पूंजी है तो पूंजी पे ब्याज दे रहे हैं, या जैसे विद्युत है, बिजली का उपयोग हो रहा है मशीनरी में तो बिजली का बिल दे रहे हैं, है ना। जो श्रमिक उसमें लगाए हुए हैं, श्रमिक को वेतन दे रहे हैं या मजदूरी दे रहे हैं, जो लैंड लिए हैं उसके लिए किराया दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों को मिला करके गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। ठीक है, टैक्स दिया जाता है, वेजेस, सैलरी दिया जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए प्राइस दिया जाता है। ठीक है, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जो दिया जाता है, या टैक्स हो गया, रेंट हो गया, है ना, किराया। तो इस तरह के जो भी जाहिर है, जो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो व्यक्त हैं, उनको हम व्यक्त लागतें कहेंगे। और मुद्रा के रूप में जो भुगतान किया जाता है, एक्सप्लिसिट। अब दूसरा सेकंड है इम्प्लिसिट कॉस्ट, अव्यक्त लागतें जो दिखाई नहीं दे रही हैं बट उत्पादक वहन करता है। ऐसी लागतें जो उपस्थित नहीं होते हैं बट वो
उत्पादन क्रिया में लागत में शामिल जरूर किए जाते हैं। जैसे कि इसको पहले पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए फर्म के मालिक को उद्योग में अपनी पूंजी लगाई गई है, इसके संबंध में भी कुछ कुल लागत में सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि वह पूंजी उधार लेता तो उस पर वो ब्याज चुकाता। ठीक है, अव्यक्त लागतें इस प्रकार होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, बट इनडायरेक्ट रूप में, इसको इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर वहन करता है। जैसे मान लो कि कोई उत्पादन शुरू किया किसी उत्पादक ने, और उत्पादन शुरू किया तो उसके पास पहले से ही 10 लाख रुपए थे, और 10 लाख रुपए को उसने क्या किया कि इन्वेस्ट किया। ठीक है, 10 लाख रुपए थे और उसने उस उत्पादन में लगा दिया। अब उसने कुछ मान लीजिए कि जूते की फैक्ट्री, ठीक है, शूज बनाने की फैक्ट्री शुरू किया, जूतों की फैक्ट्री शुरू किया, और 10 लाख रुपए उसके पास थे, उसने लगा दिए। अब ये 10 लाख रुपए उसने लगाए, यदि ये 10 लाख रुपए किसी को उधार देता या बैंक में डाल देता तो उसे कम से कम क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता, ब्याज मिलता, और उस ब्याज से उसको फायदा होता। 10 लाख रुपए पे जो भी 10,000 5,000 ब्याज आता, तो वो ब्याज उसको क्या हो रहा है? उस ब्याज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो उस उत्पादन में लगा दिया। अब ये कहने को तो उसका अपना ही पैसा है, लेकिन वो इसके ब्याज को काउंट करेगा, उसको जो इंटरेस्ट उसको मिलता, यदि मान लो उसको 6% इंटरेस्ट मिलता, तो वो 6% लागत में इंक्लूड करेगा। दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये लागत में इंक्लूड होगा। इसे कहते हैं अव्यक्त लागतें। या उसकी खुद की जमीन थी, उसका खुद का लैंड था जिसपे उसने फैक्ट्री को स्थापित किया, लेकिन अब उस लैंड को यदि वो किराए पे देता किसी और उद्योगपति को, पूंजीपति को, तो उसे रेंट आता, किराया आता, उस रेंट का नुकसान हो रहा है। तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसका अपना भूमि है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। उसको अपने भूमि पे ही वो दुकान या जो भी रेस्टोरेंट या जो भी शूज की फैक्ट्री जो भी लगा रहा है, वो खुद के लैंड पे लगाया है या खुद के मकान में लगाया है। तो उस मकान को यदि किसी और को देता तो उस पे उसको क्या मिलता? रेंट मिलता। अब उस रेंट का नुकसान हो रहा है, तो इस रेंट को हम कहेंगे अव्यक्त लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, उसे चूंकि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है, वो लागतें हैं, क्योंकि यदि वो किसी और को देता तो उसे उसको प्रॉफिट मिलता, उसको कुछ पैसे मिलते हैं। थर्ड है सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। ये वह मिनिमम प्रॉफिट है, वह मिनिमम मजदूरी कह लो, सैलरी कह लो, जो साहसी या पूंजीपति जिसने उत्पादन कार्य शुरू किया है उसको मिलना ही चाहिए। ठीक है, वो मिनिमम प्रॉफिट होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके बिना कोई भी उद्योगपति या पूंजीपति उत्पादन कार्य शुरू नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं सामान्य लाभ। तो ये कम से कम उत्पादक को मिलना ही चाहिए, जिससे कि वो उत्पादन कार्य में बना रहे, नहीं तो इससे कम की अवस्था में क्या होगा? उद्योग बंद करके चला जाएगा। ठीक है, तो यह नॉर्मल प्रॉफिट अपने वो जो भी उस वस्तु की एक इकाई की प्राइस तय करता है, उस प्राइस में वह नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करता है। ठीक है, तो यह है नॉर्मल प्रॉफिट। उसको कहते हैं कि जब, इसीलिए कहा जाता है कि कॉस्ट प्राइस के जब बराबर होता है तो हम कहते हैं कि इससे प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है, क्यों काम कर रहा है? वो इसीलिए काम कर रहा है कि इस प्राइस में अपना वो नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ के रखता है, तो इसलिए उत्पादक कार्य करता रहता है, यानी कि बहुत ही मिनिमम मार्जिन पे काम करता है। तो इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यह नॉर्मल प्रॉफिट भी लागत में ही शामिल करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना वह उत्पादन नहीं करेगा। कम से कम इतना उसे मिलना ही चाहिए लाभ कि वह अन्य उद्योग में या अन्य कार्यों में ना जाए, इसे छोड़ करके, इसे बंद करके। ठीक है, अब एक वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट का चर्चा नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने किया, नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने किया, जिसमें मार्शल मुख्य रूप से हैं। और मार्शल ने कहा कि वास्तविक लागत अलग होता है और मौद्रिक लागत अलग होता है। ठीक है, जो दिया जाता है मौद्रिक लागत वो अलग होता है और वास्तविक लागत अलग होता है। वास्तविक लागत को इन्होंने जोड़ा कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अनयूटिलिटी है,
या डिसयूटिलिटी, डिसयूटिलिटी यानी कि जो अनुपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है, किसको, प्रोड्यूसर को, यानी कि जो कष्ट उठा रहा है वो, उसको जैसे साधन ला रहा है ना, मजदूरों का हड़ताल सहन करना पड़ रहा है उसे, या उसके माल की बिक्री हो रही है तो उसे बहुत सारा एफर्ट करना पड़ रहा है, प्रचार करना पड़ रहा है, या उसकी जो मशीनरी का जो प्रॉब्लम है, मशीनरी बार बार खराब हो रही है, बिजली आ रही है जा रही है, तो उसे बहुत बॉदरेशन कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो करता है और उसे हम वास्तविक लागत कहते हैं। तो ऑब्वियसली इस त्याग को प्रोफेसर ने अनुपयोगिता का नाम दिया, इसे ही वास्तविक लागत कहा। और हमेशा वास्तविक लागत हमेशा ज्यादा होगा मॉनेटरी लागत से, मनी कॉस्ट से, ठीक है। तो वास्तविक लागत सेक्रीफाइसेस, डिसयूटिलिटी ज्यादा होती है और इसलिए मार्शल ने कहा कि विभिन्न प्रकार के श्रमिकों जो कि उत्पादन क्रिया में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से में भाग लेते हैं के परिश्रम की तथा पूंजी के संचय करने में होने वाले कष्ट या प्रतीक्षा को संयुक्त रूप से उस वस्तु के वास्तविक लागत कहेंगे। अब ये वास्तविक लागत, इसको कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है कि हम किसी के कष्ट को किस तरह से कैलकुलेट करें कि वो किसको कितना कष्ट हो रहा है और इसलिए उसकी लागत कितनी बढ़ रही है। तो हालांकि उत्पादक बहुत सारा चीजें, पूंजीपति या साहसी जो उत्पादन कर रहा है वो बहुत सारी चीजों को झेलता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं साहसी, इंटरप्रेन्योर, साहसी कहते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। कभी श्रमिक हड़ताल पे चले गए या श्रमिक काम छोड़ के चले गए, फिर दूसरे श्रमिकों को ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह के ढेर सारे उसको प्रॉब्लम के सामना करने पड़ते हैं, है ना। तो इसको हम वास्तविक लागत कहे, मार्शल ने कहा। और बेन ने इसको कहा, किसी वस्तु की वास्तविक लागत की परिभाषा उसके उत्पादन करने में प्राप्त कष्ट और रुचि अथवा वास्तविक मानव त्याग के रूप में की जाती है। इसकी चर्चा तो इन्होंने की, लेकिन इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें, कैसे हम दिखाएं या लागत में कैसे हम शामिल करें, इसका हम संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी कष्ट है वो हम वास्तविक लागत के रूप में दिखाएंगे। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लागत के बारे में, ये अवसर लागत, ये अवसर लागत या अवसर आय, ये अवसर अपॉर्चुनिटी शब्द का बार बार जिक्र सुनिएगा और आगे जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इसमें अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको अभी आप समझ लीजिए ठीक से, तो निश्चित रूप से आपको आगे बहुत ही इसमें फायदा होगा और आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। एक समय में किसी उत्पादन के साधन को किसी एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है और उसके अन्य प्रयोगों के अवसर का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। उस प्रयोग में लगे हुए उत्पादन के साधन की अवसर लागत उन वैकल्पिक प्रयोगों का त्याग ही है जिनमें उस उत्पादन के साधन को लगाया गया होता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अवसर लागत का कॉन्सेप्ट दिया और एक तरह से इन्होंने जो मार्शल के त्याग या सेक्रीफाइस या डिसयूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था लागत में, उसको इन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि इसको और अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं अवसर लागत, और ये अवसर लागत ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों का अवसर लागत काफी प्रसिद्ध हुआ समझने के लिए और चीजों को व्यक्त करने के लिए। तो इसमें इन्होंने कहा कि त्याग तथा कष्ट के माध्यम से अवसर लागत की गणना न करके उसकी गणना साधन के वैकल्पिक प्रयोग के आधार पे की, जिसका त्याग उत्पादन के साधन को एक विशेष प्रयोग में लगाने पर करना पड़ता है। इसे दूसरे रूप में इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि यदि उस उत्पत्ति के साधन को वर्तमान प्रयोग में न लगाया गया होता तो किसी दूसरे वस्तु का कितना उत्पादन किया गया होता, यह अवसर लागत है। अब यहाँ पे एक मैं उदाहरण लूंगा और उस उदाहरण से आपको काफी ये क्लियर हो जाएगा अवसर लागत। ठीक है, मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी स्टडी नहीं कर रहे होते, पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो कोई काम कर रहे होते। मान लो कि किसी प्राइवेट में कोई जॉब कर रहे होते और उस जॉब में आपको प्रतिदिन 500 रुपए मिलते, लेकिन वो छोड़ करके आप काम तो एक ही कर सकते हैं, या तो पढ़ाई करेंगे बैठ के या तो जॉब करेंगे। तो ये होगा कि पढ़ाई यदि कर रहे हैं तो जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 500, ठीक है। 500 का ऑफर किया किसी प्राइवेट ने और आपने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है, क्योंकि अपना उपयोग आप पढ़ाई में करना चाह रहे हो। तो ये स्टडी का, इस स्टडी का अवसर लागत कितना हो गया?
500, क्योंकि आप एक ही काम में लग सकते हैं। कोई भी साधन, कोई भी उत्पादन का साधन एक समय में एक ही उत्पादन कार्य में कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कागज की फैक्ट्री में या जूते की फैक्ट्री में जूते भी बनाए और वही आदमी जाकर के, वही लेबर जाकर के सड़क पर रोड निर्माण में भी अपना योगदान दे। या तो वो जूते की फैक्ट्री में कार्य करेगा उस समय में, उस पर्टिकुलर उस टाइम पर, या तो रोड पे काम कर रहा होगा या तो जूते की फैक्ट्री में। यदि रोड पे काम कर रहा है तो जूते की फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। जूते की फैक्ट्री में यदि वो काम करता और यहाँ पे उसे एक दिन का 1000 रुपये मिलता और रोड पे काम कर रहा है यहाँ पे उसे मान लो 1200 रुपये मिल रहा है, तो ये जो 1000 रुपया है उसका अवसर लागत है। ठीक है, तो इससे ये भी कह सकते हैं कि अवसर लागत से जो प्रेजेंट इनकम है उस व्यक्ति का ज्यादा होना चाहिए, वरना वो उस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में चला जाएगा। यदि मान लो ये यहाँ पे 1500 होता, उसे 1500 मिलता, तो ये 1200 यहाँ से वो साधन मोबाइल हो जाएगा, यानी कि गतिशील हो जाएगा साधन, यहाँ से जूते की फैक्ट्री में चला जाएगा। बहरहाल अवसर लागत पे आते हैं। अवसर लागत यानी कि जिस कार्य को, जिस उत्पादन को करने के लिए दूसरे उस उत्पादन का त्याग करना पड़ता है, उसे हम अवसर लागत कहते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो आपने 500 का त्याग किया, तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाई का, स्टडी का जो अवसर लागत है वो 500 रुपीज हो गया, क्योंकि एक समय पे आप एक ही काम करेंगे। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक मान लो खेत है, ये एक खेत का टुकड़ा है, इस पे अभी आप या तो गेहूं उगा सकते हो, ठीक है, गेहूं, या आप इस पे मक्का उगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि गेहूं उगाते हैं, गेहूं इस पे होता है 10 क्विंटल, ठीक है, 10 क्विंटल, और मक्का उगाते तो ये मान लो होता 8 क्विंटल। तो ये यदि आपने गेहूं उगाया तो मक्का नहीं उगा पाएंगे। ठीक है, तो गेहूं जो 10 क्विंटल आपने लगाया, 10 क्विंटल के लिए जो अवसर लागत है इसका, इस साधन का, साधन कौन सा है, खेत, लैंड। ठीक है, ये इसका अवसर लागत कितना हो गया, 8 क्विंटल मक्का। ठीक है, क्योंकि 8 क्विंटल मक्का का नुकसान हुआ, क्यों, क्योंकि 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया आपने इस पे, तो 8 क्विंटल मक्का का नुकसान हुआ, ये लागत हो गया, ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। ठीक है, कॉस्ट हो गया। इसी के लागत पे आपने 10 क्विंटल गेहूं उगाया। यदि आप मक्का लगाते और उगाते 8 क्विंटल, तो गेहूं का नुकसान होता, गेहूं नहीं उगा पाते, और ये 10 क्विंटल गेहूं क्या होता, कॉस्ट होता। इसको हम कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कास्ट। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, स्थानांतरण लागत अथवा स्थानांतरण मूल्य भी कहते हैं। अवसर लागत इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन के किसी विशेष साधन में विशिष्टता का कितना गुण वर्तमान है। यदि कोई साधन पूर्णतया विशिष्ट है, अर्थात उसका एक ही प्रयोग संभव है, ऐसी परिस्थिति में दूसरे प्रयोग के अभाव में साधन की अवसर लागत शून्य होगी। पर यदि कोई साधन अविशिष्ट है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी अवसर लागत होगी। अब अवसर लागत क्या है ये समझ में आ गया। अब अवसर लागत का डिग्री क्या है, डिग्री, अंश, किस मात्रा में अवसर लागत जनरेट होगा, है ना, इसको कह सकते हैं डिग्री ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो किस मात्रा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगा, ये निर्भर करता है कि कोई साधन कितना विशिष्ट है। अब विशिष्टता का गुण आने के लिए, अब जैसे मैं उसी उदाहरण को लेता हूं, मान लो आपने स्टडी को चुना और स्टडी में आपको जो 500 रुपया ऑफर हो रहा था, मान लो आप केवल स्टडी कर सकते हो और कोई काम कर ही नहीं सकते हो, आप कोई किसी और काम को नहीं कर सकते हैं और केवल आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी स्थिति ऐसी है, तो आपकी जो अवसर लागत है वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ाई में विशिष्ट हो। ठीक है, स्पेसिफाई हो। और अच्छा उदाहरण लेते हैं, मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, वो इलाज करने में स्पेशलिस्ट है। ठीक है, कोई हाथ का या आंख का किसी या हड्डी का डॉक्टर है और वो इलाज करने में स्पेशलिस्ट है, वो कोई और काम उससे होगा ही नहीं। ठीक है, कोई और काम वो नहीं कर सकता है, तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कास्ट 0 होगा। ठीक है, शून्य होगा, क्योंकि और काम इसको नहीं, ये नहीं कर सकता है। अब खेत वाले उदाहरण पे आते हैं, या
लैंड वाले उदाहरण पे आते हैं। लैंड पे मान लीजिए वो खेत ऐसी जगह स्थित है जहां पे केवल हम इसमें क्या लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं, और कोई भी फसल लगाएंगे वो फसल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, जीरो उसका उत्पादन होगा। ठीक है, किसी और फसल का कितना उत्पादन होगा, जीरो। केवल गेहूं, केवल और केवल गेहूं ही पैदा होगा इस लैंड पे, दूसरा कोई भी फसल लगाएंगे उसका उत्पादन जीरो होगा। तो गेहूं की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई साधन जो एक ही उत्पादन के लिए विशिष्ट है, बाकी और किसी काम में उसका कोई उत्पादन नहीं हो सकता, कोई किसी काम का नहीं है, केवल एक ही काम का है, तो उसका अपॉर्चुनिटी कास्ट शून्य होगा। और हालांकि ये अति स्थिति हो गई, अति चरम स्थिति हो गई, क्योंकि हर साधन कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी कास्ट होगा ही। डॉक्टर ही है, भले इलाज करता है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि सब लोग स्वस्थ हो जाएं और इसका रोजगार बंद हो जाए, किसी को बीमारी ना हो, तो ये एटलीस्ट अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर का काम तो कर ही सकता है ना, अकुशल श्रमिक का काम कर सकता है, जिसमें उसे जैसे और श्रमिकों को मिलता है अनस्किल्ड, अकुशल कोई विशिष्टता नहीं है, अकुशल श्रमिक है तो उनका काम तो कर ही सकता है और उनके बराबर वो मजदूरी तो पा ही सकता है, 200 500 जो भी है ना, तो ये इसको प्राप्त हो सकता है, तो यही इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट हो जाएगा। तो कोई साधन परफेक्टली स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स चूंकि हम पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हमें सारी स्थितियों को लेकर के चलना है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं यदि कोई साधन पूर्णतया विशिष्ट है और उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसका अवसर लागत जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे एक उदाहरण से और हम इसको स्पष्ट करेंगे चित्र के माध्यम से। इसमें वाई एक्सिस दिया गया है चित्र पे, वाई एक्सिस पे चेयर्स की इकाइयां, कुर्सी की इकाइयां, और ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे मेज की इकाइयों का प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मेरा दूसरा वीडियो है, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीसी या पीपीएफ, इसी को पीपीसी भी कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचा गया है तो इसको पीपी लाइन, पीपीएल कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचने का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन क्या है, एस टी है। ठीक है, एस टी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन है जो ईएफ से होता हुआ जा रहा है। ये व्यक्त कर रहा है कि एक साधन जितना इफिशियंट, जितना कुशलता से वो कुर्सी बना सकता है, ठीक उतना ही कुशलता से वो मेज भी बना सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पे यदि एक स्थिति, चरम स्थिति यह है कि एस बिंदु पर है उत्पादक, यानी कि ओएस कुर्सी की कितनी इकाइयां वो बना रहा है, यानी उस श्रम को, उस श्रमिक को, हम उस लेबर को, कोई लेबर है और उस लेबर को यदि हम पूरी तरह से लगा देते हैं कुर्सी ही बनाने में, तो मैक्सिमम कितनी कुर्सी बनाएगा, ओएस कुर्सी बनाएगा, और उत्पादक एस बिंदु पे होगा। यदि हम उसको केवल मेज बनाने में लगा दें तो वो मैक्सिमम, कुर्सी को जीरो कर देते हैं, कुर्सी नहीं बनाना, केवल मेज बनाना है, तो मैक्सिमम कितना बनाएगा, ओटी, तो वो ओटी कुर्सियां मेज बनाएगा। ठीक है, अब यदि लेकिन दोनों उसे बनवाना है तो उसे कुछ मेज को कम करके और कुछ कुर्सी भी बनाना है। यदि उसे ओएम कुर्सी बनाना है, ठीक है, ओएम कुर्सी बनाना है, तो उसे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेज का, पीटी। कितना मेज बनेगा, ओपी। ठीक है, ओपी मेज बनेगा। ठीक है, और ओएम कुर्सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टी, पीटी का। मेज का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पीटी का। ठीक है, अब यदि मान लो कुर्सी की वो और ज्यादा जरूरत है तो वो ओआर कुर्सी बनाएगा, ओआर कुर्सी, और ओ ई बिंदु पे चला जाएगा एफ से, और ओ एन मेज बनाएगा। ठीक है, ओ एन मेज बनाएगा। ठीक है, कितनी टेबल का कितना सेक्रीफाइस करेगा, एंटी सेक्रीफाइस कितना होगा, एंटी टेबल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यही अपॉर्चुनिटी कास्ट होगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे कुर्सी, जैसे ओएम कुर्सी बनाया तो ओएम कुर्सी बनाने का वो टी पे था, कुर्सी जब जीरो थी तो वो मेज ओटी बना रहा था, तो ओएम कुर्सी बनाने का जो अवसर लगा था उसे पीटी उठाना पड़ा है, यानी कि एफ बिंदु पे है,
पीटी उसका क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कास्ट कितना होगा, पीटी। ठीक है, यदि वो ओआर कुर्सी बनाता है, ठीक है, ओआर कुर्सी का अवसर लागत कितना होगा, अपॉर्चुनिटी कास्ट कितना होगा, तो एनटी क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कास्ट होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे, इसीलिए हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहेंगे इसको, यानी कि कुर्सी को कैसे टेबल में बदल रहा है और टेबल को कैसे कुर्सी में बदल रहा है। ठीक है, अब यहां से उल्टा भी जा सकते हैं, यदि वो ओएस कुर्सी पर है तो यदि वो टेबल की मात्रा बढ़ाना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखें, टेबल की मात्रा, अब जैसे टेबल 0 था, कुर्सी ओएस थी, ठीक है, तो ओएस कुर्सी से यदि वो टेबल की मात्रा बढ़ाना चाह रहा है, साधन स्थिर है, तो ओएन जो टेबल बढ़ा रहा है, ओएन वो किस लागत पर बढ़ाएगा, कुर्सी की आरएस मात्रा घटानी पड़ेगी। ठीक है, उसे ई पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो आरएस क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कास्ट कितना हो गया, आरएस, ये मात्रा घटानी पड़ेगी कुर्सी का, यानी कुर्सी का अब कितना उत्पादन होगा, ओ आर, मेज का, चेयर का कितना होगा, ओ आर, और टेबल का कितना होगा, ओ एन। तो ये इस तरह से हम अवसर लागत को समझ सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।